नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों। मैंने यह नोट्स प्री और मेंस की दृष्टि से ही बनाए हैं। यूपीएससी तथा स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में ये नोट्स मेंस के काम आएंगे आपके। इसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारी किताबों से और अच्छी किताबों से, यह नहीं कि कोई एनसीईआरटी को मिलाकर और भी अन्य मानक जो पुस्तकें हैं उनको मिलाकर यह नोट्स तैयार किए हैं। और इन नोट्सों से आपको यह सहायता मिलेगी। आपको कभी भी हिस्ट्री कभी समझ में नहीं आई हो यदि, तो आप इस लेक्चर से थोड़ी सी ये मुझसे आस रख सकते हैं कि उससे आपको कुछ सीखने का प्रयास जरूर मिलेगा। ठीक है। मैं अपनी इसको मैंने 4 पेजों की स्लाइड को तैयार किया है। अब आप इसमें सबसे पहले मैं वैदिक युग के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। ये 2022-23 की दृष्टि से, और इसमें हम प्री क्या नाम है जो पिछले जो पेपर हैं प्रीवियस एग्जाम के उनको भी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वैदिक युग, वैदिक पीरियड। ओके। सबसे पहले अपन देखेंगे वैदिक वैदिक पीरियड जो है उसमें क्या है। सबसे पहले क्या है कि उसका जो चैप्टर का जो नाम होता है उससे ही हमें यह समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखिए, अब हम पहली हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में अपन पता करेंगे वैदिक युग के बारे में। ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए कि वैदिक युग है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बहुत कारण माने जाते हैं समाप्ति के। कोई उस मौसम की वजह से उस सभ्यता को नष्ट होने का कारण मानता है, कोई जलवायु परिवर्तन की वजह से, और कोई बाढ़ की वजह से मानता है। इसमें क्या है कि वैज्ञानिकों के और क्या नाम है पुरातत्व विभाग के जो हैं उनमें बहुत ही मतभेद हैं। ठीक है। हालांकि हमें तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो दूसरी सभ्यताओं में धीरे धीरे जाके मिल चुकी थी। ठीक है। उस वक्त ग्रामीण बस्तियां भी थीं और अन्य उनके ताम्र पाषाणिक और भी अन्य सभ्यताएं थीं, उनमें साथ मिल मिल गई। इस प्रकार से शायद हुआ है सभ्यता इधर उधर हो गई, हुआ है सभ्यता नष्ट कहीं नहीं हुई थी। ठीक है। ऐसा मानना है मेरा। खैर छोड़िए, अपन आगे देखते हैं। देखिए वैदिक युग हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के बाद शुरू होता है। ठीक है। यह लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ। वैदिक युग में 4 वेदों व ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन किया गया है। ठीक है। हमारा जो वैदिक युग है वो किस कारण माना जाता है? ये 1900 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ था, मैंने आपको अभी बताया था। और वैदिक युग में 4 वेदों व ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन किया गया है। यह अपना क्या है, एक हेडिंग कंप्लीट हुई। ठीक है। उसके बाद है वैदिक युग में 4 वेदों में से ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, जिसमें 1028 मंत्र तथा 10 मंडलों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पुराना 9वां मंडल है तथा सबसे नया 10वां मंडल है। ठीक है। वैदिक युग में 4 वेद हैं। ठीक है। 4 वेदों में सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? ऋग्वेद की। उसके बाद हुई उत्तर वैदिक काल में किसकी, पता है? उत्तर वैदिक काल में किसकी हुई? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। उपनिषद और वेदांत ये सभी उसमें आते हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में। चलिए, वेदों को आर्यों ने संस्कृत भाषा में लिखा, क्योंकि क्योंकि आर्य 1900 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में वह मध्य एशिया दक्षिण रूस से वे दक्षिण एशिया के लिए स्थानांतरित हुए। इस कारण वे इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे। देखिए वेदों को आर्यों ने संस्कृत भाषा में लिखा था क्योंकि आर्य 1900 से 15 ईसा पूर्व के बीच में वह मध्य एशिया दक्षिण रूस से वे दक्षिण एशिया के लिए स्थानांतरित हुए। इस कारण वह इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे, जिससे 3 भाषाओं को प्रसारित होने का मौका मिला, जिसमें सबसे उनकी प्रिय भाषा जो मतलब उन्होंने इसका प्रचार किया वह थी संस्कृत। लैटिन और ग्रीक, ये आपको भी पता होगा कि अफ्रीका के इथोपिया में मानव का जन्म हुआ था सबसे पहली बार, वहां से सभी सभ्यताएं हुई, इधर उधर फैल गई थी। ठीक है। बहुत समकालीन सभ्यताएं थी उस वक्त भी। लेकिन अपन वैदिक आर्य के अपन वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश हुए और वह आर्य कहलाए। पहले से ही
स्थानीय निवासी गैर आर्य कहलाई संस्कृत भाषा उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रचलित हुई। ठीक है। आर्य भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश हुए। कब हुए? उसी वक्त हुए जब वो मध्य एशिया, दरअसल बात यह है कि वो रूस में रहते थे पहले। ठीक है, मध्य एशिया रूस के दक्षिणी भाग में रहते थे और वे हिंदुकुश पर्वत से होकर भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर होकर भारत में प्रवेश उन्होंने किया। ठीक है, और वहां से अंदर की ओर चलते गए, क्योंकि इधर पश्चिमी जो दिशा थी ना उत्तर भारत की, वहां पर क्या था, वर्षा कम होती थी। तो वर्षा कम होने के कारण और उधर वर्षा अधिक होती थी, तो वह आगे की ओर बिहार की तरफ और उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ते गए। ठीक है, उन्होंने वहाँ के आर्य मतलब सॉरी वहाँ के जो मूल निवासी थे वो है उनसे मिले और उनके साथ घुल मिल गए और उनकी सभ्यता को उन्होंने अपनाया और उनकी और आर्यों की सभ्यता ने अनार्यों की सभ्यता को समझ। उसके बाद देखते हैं क्या है। यजुर्वेद का समयकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व था तथा 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल माना गया, जिसमें प्रमुख तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संकलन है। यजुर्वेद में कर्मकांड तथा बलि के गद्य हैं तथा सामवेद काव्यात्मक है जिसे मंत्रों द्वारा गाया जा सके और अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या का संकलन है। इसमें 6 वेदांत है। ओके, तो क्या कह रहे हैं ये कि यजुर्वेद का समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल था। कम से कम 1500 से 1000 मतलब 500 वर्ष क्या चला सबसे पहले यजुर्वेद। अभी तेरी ये गलत लिख गया है, ये यहाँ पर यजुर्वेद लिख दिया था गलती से, सॉरी। यहाँ पर ऋग्वेद होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिख दिया है। ऋग्वेद का समय काल 1500 से 1000 ईसा मतलब ये 500 साल चला था। इसके बाद क्या था, 1000 से 600 ईसा पूर्व क्या उत्तर वैदिक काल माना गया, जिसमें प्रमुख तीन वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किसका? इसका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें ये तीनों वेदों का निर्माण हुआ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या नाम है, ये ऋग्वेद है ना, इसमें कोई ज्यादा दिखावा नहीं था। ये यहाँ पर सभी लोगों की स्थिति अच्छी थी। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सब अच्छी थी ऋग्वेद काल में। लेकिन ऋग्वेद में 500 साल के बाद जब यह 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में जब यह समय चल रहा था, तो इसमें बहुत सी कुर्तियां आ चुकी थी। ठीक है, जिन कृतियों का क्या हुआ आगे चल के बुद्धिज्म और जैनिज्म ने क्या किया, इनका प्रोटेस्ट किया। ठीक है, ये इनके कर्मकांडों के लिए ही ये वाले धर्मों का उदय हुआ था। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हालांकि और भी धर्म थे, वैष्णव धर्म भी था, लेकिन यह ज्यादा इस रह नहीं पाई है, ये सब ज्यादा प्रसारित नहीं हो पाए। अब देखिए, ये मैंने दूसरी स्लाइड यहाँ पे आपके सामने रख ली है। राजनीतिक स्थिति किसकी, वैदिक युग में जो राजनीतिक स्थिति उसका क्या हाल था वह देखेंगे। ठीक है, ये स्लाइड मैंने एक तरह सरल, ये मेंस में आंसर राइटिंग आप इससे कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, वरना आप इससे आपसे इसको नॉलेज तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ परिवार मिलकर, सॉरी, राजनीतिक इकाई में क्या होता है, यहाँ परिवार मिलकर विष बनाते थे तथा अनेक विष मिलकर जन बनाते थे, अर्थात सबसे सर्वोच्च जन कहलाते थे। क्या था कि देखो, सब में आपको भी पता है कि घर में पहले एक लोग होता है, फिर उसकी शादी होती है, दो हो जाते हैं, दो से तीन हो जाते हैं, तो ये अपना एक परिवार बन जाता है। लेकिन परिवार मिलकर क्या करता है, एक विष बनाता है। उस समय की बात है ये, वैदिक युग की। ठीक है, विष बनाता है, अनेक विष मिलकर फिर जन बनाते थे। तो ये जन थी ना, ये उस वक्त की वैदिक पीरियड की ये सबसे बड़ी इकाई थी, अर्थात सबसे सर्वोच्च जन कहलाए। ओके, और लोग कबीलों के झुंड में रहते थे। ठीक है, झुंड मैंने नहीं लिख पाया है। अनेक कबीले मिलकर एक जनस्य गोपा का चुनाव करते थे। इसका प्रमुख कार्य था पशु एवं जनता की शत्रुता से रक्षा करना। ओके, देखो ऐसा होता था कि पहले यह सब ये कबीलों के रूप में रहते थे। ठीक है, इन्हें सामाजिक सुरक्षा ज्यादा, आर्थिक रूप सॉरी सामाजिक सुरक्षा इन्हें ज्यादा नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, ये कबीलों में रहकर ये सभी लोग एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लेते थे जो इनके पशुओं की और इनके खुद की आत्मरक्षा कर सके। तो उस वक्त इन्हें क्या कहा गया, जनस्य गोपा। ठीक है, तो ये इस जनस्य गोपा को ये लोग ही चुनते थे और इनके द्वारा ही इसको क्या किया जाता, निलंबित कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से इनका चुनाव होता था। तो इसका क्या कार्य था मुख्य, जनस्य गोपा का,
जनस्य गोपा का मुख्य कार्य था कि जनता और पशुओं की शत्रुता से रक्षा करना, ठीक है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई गंभीर समस्या ना हो, इस प्रकार से उनकी रक्षा करना, ऐसा वगैरह वगैरह काम है उसका था। ऋग्वेद में राजा उत्तराधिकारी पद वंशानुगत नहीं था। वह हर बार जनस्य का चुनाव करते थे। वह युद्ध समाप्ति पर फिर राजन राजस्य राजन गोपा गलत लग गया, राजन गोपा को आम लोगों के समान रहता था। इसका कहने का अर्थ ये है कि ऋग्वेद में राजा का उत्तराधिकारी वंशानुगत नहीं था। वह हर बार जनस्य का चुनाव करते थे। जनस्य गोपा जी लिखा है ना, जनस्य गोपा ये वही है। जनस्य गोपा का चुनाव करते थे और युद्ध जो समाप्त हो जाते थे तो उसके बाद क्या होता था, वो भी आम लोगों की तरह ही रह जाता था। कौन? जनस्य गोपा, जो उनके द्वारा चुना जाता था, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था में फिर देखते हैं नौकरशाही। उस वक्त की नौकरशाही में क्या चेंजेस थे, ठीक है। नौकरशाही अधिक प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी, किंतु श्रेष्ठ लोग मुख्यतः जनसेवकों की मदद करते थे। वह कबीले के लोग इच्छानुसार कर या अनाज पशु वस्तु देते थे, जनसेवकों को देते थे, ठीक है। क्या था कि नौकरशाही उस टाइम पे बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये था कि छोटे मोटे जो पद थे उस वक्त जिनकी सहायता, जैसे आजकल होते हैं ना सचिव, सेक्रेटरी आप बोलते हैं, तो उसी प्रकार से पहले नौकरशाही में भी क्या था कि जो जनस्य गोपा था उनकी जो जनजाति के लोग थे वो उसकी मदद करते थे, ठीक है। और उनकी मदद करते थे। क्या था कि यहाँ पे कबीलों के लोग, जो कबीलों जिनकी वो रक्षा करता था, वो इच्छा अनुसार उनको कर या अनाज मतलब टैक्स देते थे। क्या टैक्स के रूप में क्या देते थे? अनाज, पशु और वस्तु। ये उनकी स्वेच्छा से दी जाती थी, ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं था, दबाव नहीं था कि उन्हें देना ही पड़ेगा, ये वो अपनी मर्जी से ही देते थे कबीले के लोग, ठीक है। जनस्य को देते थे। अब इसमें किस प्रकार के पद थे? पुरोहित, सेनानी, विस्पति, गुप्तचर आदि पद थे। पुरोहित, सेनानी, विस्पति, गुप्तचर आदि पद थे। तो पुरोहितों का काम तुम्हें भी पता है, और सेनानी ये थोड़ी बहुत सैनिक की तरह थे, मतलब ये कार्य, ये बिल्कुल वो नहीं थे, स्थायी नहीं थे, ये उसी टाइम के लिए किए जाते थे। और विस्पति, जो विश्व का मतलब पति होता है, इस विस्पति का आप अर्थ ये तरह से ये समझिए, ये परिवार थे ना, परिवार, परिवार को मिलकर विश्व बनता था। तो जो विस्पति थे तो वो विस्पतियों के जो मुखिया था उनको विस्पति कहा जाता था। गुप्तचर आदि पद थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं राजनैतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पे आती है सभा। यह न्यायिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। कबीले के वरिष्ठ लोग भाग लेते थे, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थीं। वो वर्तमान राज्यसभा के समान होती थी, ठीक है। सभा में क्या था कि ये न्याय, जैसे आजकल जुडिशरी, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस प्रकार से न्याय करता है, उस प्रकार क्या था, यह न्याय कार्यों के लिए सभा लगाई जाती थी। उस वक्त सभा था, इसी को सुप्रीम कोर्ट मान लो आप। तो ये सभा थी, तो ये क्या करती थी, ये न्यायिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर न्याय किया जाता था। जो भी गतिविधियां चलती थी उनसे कोई संबंधित कार्य था या फिर कोई भी न्याय था या फिर कोई भी फैसला था, वो यही सभा में किया जाता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें महिलाओं को भी भाग, इस सभा में महिला भी भाग लेती थी। तो ये वर्तमान में राज्यसभा के समान थी। नंबर सेकंड है समिति। यहाँ महत्वपूर्ण वाद विवाद होता था। वर्तमान लोकसभा के समान इस समितियों में लड़कियां, महिलाएं भी भाग लेती थीं। सभा व समिति राजा पर अंकुश लगाती थी। अब जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि जनस्य गोपा जिसका चुनाव किया जाता था, तो वो क्या अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। अगर मनमानी वह करता तो समितियां थी, जो समितियों में जो रहने वाले जो वरिष्ठ लोग वहाँ पे बैठते थे, जो मतलब समझदार होते होंगे शायद मेरे हिसाब से, तो तभी समितियां बनती हैं, क्योंकि आपको भी पता है समितियों में कौन जाता है, समझदार लोग ही जाते हैं। तो समझदार लोग उन पर, राजाओं पर क्या करते थे, अंकुश लगाते थे। वो मनमानी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनके यहाँ से बनते थे, वो ही चुनाव करते थे राजस्य गोपा का, सॉरी जनस्य गोपा का। तो वो उन पर अंकुश लगाते थे। तो समितियों का यही कार्य था, बाकी कुछ नहीं है। आप कहीं भी पढ़ लेना, भूल भुलैया कर देंगे आप लोगों को, और कुछ नहीं है, यही सब है, बस सरल सी बात है। नंबर 3, उसके बाद ये विदत है। यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। वह सैनिक मामलों से जुड़ी थी। ये वहाँ पे जो सैनिक उसी वक्त बनाए जाते होंगे, उसी वक्त की एक सभा थी विदत, जिसमें सिर्फ क्या नाम है, सैनिकों की है। जैसे कि आजकल अपना आर्मी का अलग कोर्ट होता है, उसी प्रकार से ये भी था, उसी 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 टाइम की बात है ये। चौथा, गढ़ व परिषद, ठीक है। इन संस्थाओं का विवरण मौजूद नहीं है। इन संस्थाओं का विवरण मौजूद नहीं है। अब देखिए, ऋग्वेद कालीन में निष्कर्ष अपन निकालें तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है।
यहाँ राजा निरंकुश नहीं था, राजनीतिक ढांचा सार्वजनिक रूप से ही प्रसारित होता था। मतलब यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था थी ना, वैदिक युग में, प्रारंभिक वैदिक युग में, आप कह सकते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या राजनीतिक व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से चल रही थी, इसमें बहुत ही कम मात्रा में, लगभग लगभग मुझे तो लगभग लग रहा है कि 95% ये अच्छी एक राजनीतिक व्यवस्था थी। इसमें 5% तो देखिए, कोई भी व्यवस्था हो 5% तो खराबी सब में रहती है, लेकिन 95% ये अच्छी लग रही। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें लोगों के द्वारा ही जनस्य गोपा का चुनाव होता था, और वो जनस्य गोपा इनको शत्रु से, इनकी रक्षा करते थे शत्रुता से, ठीक है। वही अपनी मर्जी से, जहाँ की जो जनता थी, जो कबीले के लोग थे, वो क्या करते थे, इनको अपनी मर्जी से ही क्या करते थे, टैक्स देते थे। टैक्स के रूप में मतलब आप समझ सकते हो, कोई अनाज दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, तब उस वक्त में यही चीज़ें बहुत ही सर्वमान्य थी, ठीक है। और उस वक्त सबसे ज़्यादा सर्वमान्य अगर मूलक कोई चीज़ थी तो वो गाय थी, ठीक है, कोई कोई गाय भी देता था, ठीक है। तो इस स्लाइड में अपने राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन किया। अब से नेक्स्ट स्लाइड में अपन दूसरी राजनीतिक के बाद अपन कौन सी आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।